This conference will now be recorded. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। जी बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हमने कुछ बातें इसके बारे में पढ़ी। हमने सबसे पहली बात ये पढ़ी कि ये रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम है। कौन सा हेड ऑफ इनकम है? रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम। ये बात कल हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की थी। रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम का मतलब ये है कि बाकी 4 हेड है। एक सैलरी का हेड है, प्रॉपर्टी का, कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम। स्पेसिफिक इनकम है, डेफिनेशन मौजूद है। अगर तो कोई भी इनकम इन 4 हेड में से किसी भी हेड में क्लासिफाई होगी तो हम उस हेड में इसको कंसीडर करेंगे और उस हेड के रूल्स के मुताबिक उस पर टैक्स लागू होगा, डिडक्शंस भी होंगी अलाउ। बट अगर कोई इन 4 हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई इनकम नहीं हो पाती तो फिर हमने एक और हेड बना दिया जिस हेड में हम अपनी तमाम इनकम को कंसीडर किया करेंगे। वो हेड कहलाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसी वजह से इसे कहा जाता है रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम। लेकिन ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने बात नहीं की। हम लोग कहते हैं ये रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम। फिर उसके बाद हमने दूसरी बात ये भी डिस्कस की थी, ये टैक्सेबल होगा ऑन रिसीट बेसिस। मेन इनकम आपकी तब कंसीडर की जाएगी जब वो 3 बातें जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं, एक्चुअली रिसीव्ड, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन अंडर एनी लॉ और मेड अवेलेबल टू द पर्सन। याद है ना जी आपको ये सेक्शन? तो हम लोगों ने रिसीट को डिफाइन किया था कि इनकम तब आपकी बन जाएगी जब आपको पैसे रिसीव हो गए एक्चुअली, या अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन अंडर एनी लॉ, और थर्ड वन मेड अवेलेबल टू द पर्सन। फिर इसके बाद हमने कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बातें पढ़ना शुरू की। सबसे पहले हम लोगों ने एक इनकम के बारे में पढ़ा, वो इनकम थी सबसे पहले डिविडेंड की इनकम। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो दूसरी बात डिस्कस की थी वो थी रॉयल्टी, थर्ड वन प्रॉफिट ऑन डेट, और फोर्थ वन एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड। तो मैं वन बाय वन सभी लिख देता हूं ताकि फिर उससे आगे हम कंटिन्यू कर सके। जी सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिविडेंड के बारे में। हमने कहा ये डिविडेंड जो है वो फाइनल टैक्स रिजीम है। अगर कोई इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में होगी तो उसकी टैक्स की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस रिसीट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेसिफाइड टैक्स रेट से। सेकेंड वन हम लोगों ने कहा था नो डिडक्शन आर अलाउड अगेंस्ट एफटीआर इनकम। एफटीआर की इनकम में से आप कोई भी डिडक्शंस माइनस नहीं कर सकते हो, अलाउ ही नहीं है आपको।
ये आपकी फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी है, एफबीआर। इसके बाद आपसे कोई फर्दर मजीद अमाउंट का तकाजा नहीं करेगा। हाँ, वो एक सूरत में कर सकता है, वो एक एक्सेप्शन है कि टैक्स की अमाउंट गलती से सही करेक्ट कैलकुलेट नहीं हुई, कम अमाउंट का टैक्स पे कर दिया, 1% के हिसाब से, जैसे एक्सपोर्ट में ज्यादा बनता था आपने कम दे दिया, वो मिस्टेक है, वो एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज ये फुल एंड फाइनल टैक्स है। आपने जितना टैक्स, सही अमाउंट जितनी भी बनती थी आप सबमिट करवा चुके हो, मजीद आपसे तकाजा नहीं किया जाएगा। और अगर आपका टैक्स कम बनता था तो आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। ये फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी है। और उसके बाद फिर हमने आखिरी बात जो इसमें की थी वो थी प्योरली पर्सपेक्टिव थी डिविडेंड से रिलेटेड, कि डिविडेंड के लिए जो जनरल रेट होता है वो होता है 15%। फिर हम लोगों ने बात की थी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, हमने कहा था इनके लिए रेट होगा 7.5%। फिर हम लोगों ने स्पेशल पर्पस व्हीकल की बात की, उसमें हमने बोला था रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अगर ये कंपनी डिविडेंड दे तो उसका रेट होगा 0%। फिर हमने कहा था अदर स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी अगर डिविडेंड इशू करें तो उसका टैक्स का रेट कितना होगा, याद है जी आपको, उसका टैक्स का रेट होगा 35%। वैसे भी आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मैं वैसे ही जनरल आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। अच्छा, अगर कंपनी का प्रॉफिट एग्जम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं, उसने इस प्रॉफिट में से डिविडेंड पे कर दिया तो फिर डिविडेंड का रेट होगा 25%। क्लियर हो गई? सभी बातें यहां तक क्लियर हो गई? तो ये बातें तो थी जो हम लोगों ने कल इससे रिलेटेड पढ़ी। ठीक हो गया? अच्छा, इसके लिए फिर मैंने एक फॉर्मेट भी लिखवाया था, वो फॉर्मेट भी मैं आपको लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं अगली डिस्कशन की तरफ, अगली बातों की तरफ। सबसे पहले ग्रॉस डिविडेंड की अमाउंट, इसमें से बचे माइनस करना है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नेट डिविडेंड है, इसमें से टैक्स माइनस हो चुका होगा। अब इसमें से हम माइनस करेंगे ज़कात, ये होगा नेट ऑफ टैक्स एंड ज़कात। अच्छा, ये टैक्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स भी बोला जाता है, विद होल्डिंग टैक्स। क्लियर हो गया? इसकी कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी, मैं आज आपके सामने वो फॉर्मूलाज भी लिख दूंगा। अब देखिएगा, लेट्स सपोज कल मैंने आपको बताया था ये फिगर है लेट्स सपोज 1000 की, ये टैक्स का रेट होगा एट द रेट ऑफ 15%। कितनी अमाउंट हो गई 150, इसमें से 150 लेस कर दें, रिमेनिंग अमाउंट है 850। इस पे टैक्स का रेट, ओ सॉरी, ज़कात का रेट होगा 2.5%। आपने मुझे अमाउंट बताई थी, सॉरी कितनी अमाउंट बताई थी इसकी आपने मुझे, जरा काइंडली मुझे दोबारा से बताते हैं। 21.25, Yes, sir. ये अमाउंट माइनस करेंगे, रिमेनिंग बैलेंस हमारा 828.75, यही अमाउंट है। अब Yes, आपने sir. याद रखना है, अगर एग्जामिनर हम एग्जाम में ये फिगर प्रोवाइड करते हैं तो आपने इस डिविडेंड की फिगर कैलकुलेट करने का तरीका क्या फॉलो करना है, बहुत सिंपल सा, आपने फॉलो करना है 8 to 8 डिवाइडेड बाय 75,
इसको डिवाइड कर दिया करना है 97.5 से और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये ग्रॉस डिविडेंड फाइंड करने के लिए आपने फॉर्मूला का यूज करना है। 850 को डिवाइड किया करना है 85 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया करना है 100 से। कैलकुलेट करके देख लें। मैं अभी एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करवा लेता हूँ अभी से। जो मैंने ग्रीन में बता दिया आपको, ये फॉर्मूला आप लोगों ने अपने माइंड में रख लेना। ये फॉर्मूला आपने ये फॉर्मूला यूज कर लेना, आपसे गलती नहीं होगी। ये फॉर्मूला अभी मैं एक इलस्ट्रेशन आपसे सॉल्व भी करवा लेता हूँ। जी बच्चे देखो, अब मैं एक इलस्ट्रेशन आपके सामने सॉल्व करने लगा हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। देख लें, एक दफा दोबारा से प्रैक्टिस हो जाए। ग्रॉस डिविडेंड विद होल्डिंग टैक्स, इसके बाद बच्चे ज़कात की अमाउंट माइनस करनी है और ये नेट ऑफ टैक्स एंड ज़कात। मैं कहता हूं लेट्स सपोज ये फिगर है 4143.75। ये फिगर हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है जी। अब देखें दोबारा से, मैं इसकी कैलकुलेशन करने लगा हूं 4143.75। इसको हमने डिवाइड करना है 97.5 से और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। जरा कैलकुलेट करके बताइएगा कितनी फिगर है। 4250 सर। 4250। अब अगेन, अच्छा जी, 4250 डिवाइड करें इसे आपने 85 से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। 5000 सर। 5000। बात क्लियर हो गई जी। अब आप 5000 एंड 4250 का डिफरेंस लेंगे 750 और ये विद होल्डिंग टैक्स का रेट हो गया 15% और जक़ात का हो गया 2.5%। और इसका ज़कात का 2.250 का डिफरेंस लीजिएगा, कितनी है 106.25। 106.25। जो फिगर्स मैंने लिखे हैं वो ठीक है, गलती तो नहीं है। अब ये आपके सामने इलस्ट्रेशन, एक सिंपल सी, किसी भी तरह की कोई भी कैलकुलेशन होगी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है जी बच्चे? चले जी, ये बातें तो हम डिस्कस कर चुके थे। तो पहला पॉइंट हमने डिविडेंड का डिस्कस कर लिया, ये था हमारा पहला पॉइंट डिविडेंड का। अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे। सेकेंड वन पॉइंट था हमारा रॉयल्टी का, और रॉयल्टी की मैंने बातें आपके साथ डिस्कस भी की थी। रॉयल्टी ये कि आप अगर कोई आपका नाम यूज किया जा रहा है, अब जैसे होटल है, होटल वाले क्या करते हैं, अपने नाम के इस्तेमाल के अगेंस्ट आपसे मंथली या एनुअली या क्वार्टरली चार्जेस लेते हैं एज पर द एग्रीमेंट। वो भी रॉयल्टी कहलाती है। एक ऑथर ने एक किताब लिखी और उसकी किताब मार्केट में सेल हो रही है। वो पब्लिशर जिसने उसकी किताब को पब्लिश किया और वो पब्लिशर मार्केट में उसकी किताब को सेल कर रहा है, वो ऑथर को हर किताब या एग्रीड जो भी डिसाइडेड होगा उसके मुताबिक उसे एक पेमेंट कर रहा होगा, उस अमाउंट को भी हम रॉयल्टी बोलते हैं। थर्ड वन है बच्चे प्रॉफिट ऑन डेट।
अब ये याद रखिएगा, ये जो प्रॉफिट ऑन डेट की बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं इसकी, ये एक्सपेंस की बात नहीं हो रही है। बहुत अच्छे तरीके से कंसीडर कीजिएगा, ये इसकी बात हो रही है क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। ठीक हो गया। अब जरा इसका रूल पढ़ भी लेते हैं, यहीं पे इसका रूल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहां तक बच्चे बात क्लियर होगी? अच्छा, अब उसूल क्या है? पहली बात, ये टैक्स आपको डिडक्ट करना है। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। टैक्स को डिडक्ट करना है। किस में से डिडक्ट किया जाता है? ठीक हो गया? या अभी इसका जो हमने नाम यूज किया हुआ है, क्या बोल रहे हैं हम इसे? शाबाश, ठीक हो गया। इसमें से, इस इनकम में से आपको टैक्स डिडक्ट करना है। जी बच्चे, क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये पहली बात, तो ये बात समझ में आ गई। टैक्स का रेट कितना होगा? टैक्स का रेट होगा एट द रेट ऑफ 15%। बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक हो गया? बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब नेक्स्ट, क्या ये एफटीआर की इनकम है? नहीं। क्या ये एनटीआर की इनकम है? नहीं। तो क्या ये मिनिमम टैक्स रिजीम है? नहीं। ये कौन सी इनकम बन जाएगी? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। लेकिन इसका जो पूरा रूल है वो मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको बात समझ में आएगी। पहले इसका पूरा रूल पढ़ते हैं। इसका एक्चुअली पूरा उसूल है क्या, वो बात हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। जब हम वो बात पढ़ लेंगे फिर हमें ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, चले जी, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं लिखता हूं प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट अगर किसकी इनकम बन रही है? कंपनी की। किसकी इनकम बन रही है? कंपनी की। सेकंड वन, इंडिविजुअल की इनकम, या बच्चे एओपी की इनकम बन रही है। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गया? प्रॉफिट ऑन डेट, क्या आया ये कंपनी की इनकम है या ये इंडिविजुअल या एओपी की इनकम है? इसका मतलब है ये इनकम किसकी है, ये अर्न कौन कर रहा है? अगर तो कंपनी अर्न कर रही है तो याद रखिएगा कंपनी के लिए ये है एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रिजीम। और इस पे टैक्स का रेट कितना होगा? इस पे टैक्स का रेट होगा टैक्स एट द रेट ऑफ 29% होगा। भूलेंगे तो नहीं बात? अगेन, कंपनी की इनकम कौन सी है? जी, हमने अभी जिक्र कर लिया, कंपनी की ये इनकम है। इसको क्लासिफाई करेंगे एज, या इसका स्ट्रक्चर एज पर टैक्सेबल होगी एज पर एनटीआर। बिल्कुल ठीक हो गया। और रेट क्या होगा? रेट होगा जनाब 29%, जो कंपनी का अपना रेट है। ठीक हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सब बातें समझ में आ गई? चले जी। अच्छा, अब बात करते हैं जरा इंडिविजुअल की या एओपी की। ठीक है जी। अच्छा, इंडिविजुअल के लिए और एओपी के लिए, दोनों के लिए एक ही उसूल है। दोनों के उसूल में फर्क नहीं है, उसूल एक ही है। तो क्या है? प्रॉफिट ऑन डेट।
profit on debt does not exceed rupees 5 million, does not exceed rupees 5 million. अच्छा, अगेन प्रॉफिट ऑन डेट exceed rupees 5 million. अच्छा, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट ऑन डेट लेस देन और इक्वल टू रुपीज 5 मिलियन. एक ही बात होगी ना, मुझे बताइएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. अगर 5 मिलियन हो या 5 मिलियन से कम हो, और दूसरे केस में हम कहते हैं 5 मिलियन से ज्यादा हो, जिसे हम कहते हैं एक्सीड्स, बढ़ जाए रुपीज 5 मिलियन से. अगर 5 मिलियन से ये अमाउंट, ये इनकम बढ़ जाए तो पहले मुझे बताइएगा, आपको थ्रेशोल्ड की, बेंचमार्क की समझ में आ गई जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं. इंडिविजुअल के लिए अगर इनकम 5 मिलियन से ज्यादा ना हो, 5 मिलियन से ज्यादा ना हो की क्या बात हुई कि ये लेस देन और इक्वल टू रुपीज 5 मिलियन है, और दूसरी सिचुएशन 5 मिलियन से ज्यादा हो. अगर 5 मिलियन से ज्यादा ना हो या 5 मिलियन या उससे कम हो, और दूसरी सिचुएशन क्या है, 5 मिलियन से ज्यादा हो जाए. अच्छा बच्चे, अब इस सिचुएशन को हमने जरा अच्छे तरीके से समझना है. इस केस में ये है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम. क्या है? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम. इस केस में क्या होगी? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम एट द रेट ऑफ 15% और ऑन ग्रॉस अमाउंट. अब आपने ये तीन बातें मैंने अलहदा इस वजह से लिखी, याद रह जाएंगी. तीनों में स्ट्रेस देना है हमने. पहली बात तो ये तो है ही सेपरेट ब्लॉक. दूसरी बात, रेट होगा 15%. थर्ड वन, ये ग्रॉस अमाउंट पे रेट अप्लाई करना है, इसमें से एक्सपेंसेस नहीं माइनस करने कोई भी. क्लियर हो गया? पहली बात, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, रेट 15%, और ये 15% का रेट किस पे अप्लाई होगा? ऑन ग्रॉस अमाउंट. जी, बात समझा पाया हूं? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सब बातें क्लियर? जी बच्चे, सब बातें क्लियर है? चले जी, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया. नेक्स्ट. अच्छा बच्चे, अगर रुपीज 5 मिलियन से ज्यादा हो तो ये एनटीआर है, नॉर्मल टैक्स रिजीम. क्या होगा? नॉर्मल टैक्स रिजीम, एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रिजीम. क्लियर हो गया? अगर प्रॉफिट ऑन डेट की अमाउंट 5 मिलियन से ज्यादा हो तो नॉर्मल टैक्स रिजीम. अगर लेस देन और इक्वल टू 5 मिलियन हो, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, रेट 15%, और होगा भी किस पे? ग्रॉस अमाउंट पे. यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई है? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? सब बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर एक बार ये इंडिविजुअल एओपी दोबारा समझा दें, ये नॉर्मल टैक्स जब ये बता दें थोड़ा सा. चले जी, मैं दोबारा बता देता हूं जी. साहिल साहब जरा गौर से सुनिएगा बात. पहली बात हम कह रहे हैं प्रॉफिट ऑन डेट. प्रॉफिट ऑन डेट है क्या? कोई भी प्रॉफिट, यील्ड, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम, या कोई भी अमाउंट जो किसी भी डेट के बदले में रिटर्न प्रोवाइड किया जाएगा. या ये बेसिकली कैपिटल नहीं होना चाहिए, शेयर कैपिटल नहीं, वो तो ऑनर सर्टिफिकेट है, उसके बदले में रिटर्न नहीं होगा. ये किसी डेट इंस्ट्रूमेंट पे दिए जाने वाले रिटर्न को हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन डेट. इसका नाम प्रॉफिट रख लें, इसका नाम यील्ड रख लें, इसका नाम इंटरेस्ट रख लें, इसका नाम डिस्काउंट रख लें, इसका नाम प्रीमियम रख लें, या कोई और नाम रख लें.
जो भी नाम जो इनकम टैक्स ने नहीं बताया लेकिन ये रिटर्न डेट के सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट हो, इसको हम प्रॉफिट ऑन डेट बोलेंगे। कोई भी सर्विस की फी या कोई भी चार्जेस, जब बैंक से डेट, आपने बोरोविंग कॉस्ट पढ़ा होगा, तो कमिटमेंट फी होती है, बैंक के साथ मुआयदा होते हुए कुछ फी पे करनी पड़ती है, कुछ स्टैम्प के चार्जेस वगैरह होते हैं, वो भी तो हम बोरोविंग कॉस्ट का हिस्सा बना लेते हैं, वो भी प्रॉफिट ऑन डेट है। सर्विस चार्जेस है, सर्विस की फी है, डेट से रिलेटेड, ठीक है। और अगर क्रेडिट की फैसिलिटी है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये प्रॉफिट ऑन डेट की डेफिनेशन थी। हमने कहा अगर तो इनकम प्रॉफिट ऑन डेट की किसी कंपनी की है, तो कंपनी के लिए ये हमेशा एनटीआर होगा, नॉर्मल टैक्स रिजीम होगा, और रेट 29% अप्लाई होना है। अगर इंडिविजुअल या एओपी हुआ और उसकी इनकम है प्रॉफिट ऑन डेट की, और आपने ये देखना है कि इसकी अमाउंट कितनी बनती है। अगर अमाउंट 5 मिलियन या उससे कम है, 5 मिलियन से ज्यादा नहीं है अमाउंट, तो फिर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, रेट 15% अप्लाई करेंगे, और रेट अप्लाई करना है ग्रॉस अमाउंट पे। अगर अमाउंट प्रॉफिट ऑन डेट की 5 मिलियन से ज्यादा है, इंडिविजुअल के केस में या एओपी के केस में, तो फिर ये नॉर्मल टैक्स रिजीम हो, और नॉर्मल टैक्स रिजीम के केस में आपको पता है जो स्लैब रेट्स है वो अप्लाई होंगे उसकी टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंगली। फिर इस पे रेट कौन से अप्लाई होने हैं? स्लैब रेट्स। जी, अब बात क्लियर हो गई जी बच्चे? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले जिजाक। क्लियर हो गई। अच्छा, अब जरा कुछ इसकी एग्जाम्पल भी डिस्कस कर देते हैं, किन किन केसेस पे ये अप्लाई होता है। ठीक है जी बच्चे, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, वो लिखने की जरूरत नहीं, आपकी किताब में लिखी हुई होगी। कोई पेज नंबर मुझे रेफर कीजिएगा, आपकी किताब में कहाँ लिखी हुई है ये? 137 सर। 137 पेज नंबर। टॉपिक का नंबर क्या है ये? 6 सर। 6 है जी टॉपिक का नंबर, इन्होंने बताया जी आकिब साहब ने। आकिब साहब से गलती भी हो सकती है, तो कोई कंफर्म भी कर दीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा बच्चे, अब कुछ हम एग्जांपल्स डिस्कस करने लगे। पहले एग्जांपल में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। अगर कोई साहब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स बाय करते हैं, उसके ऊपर जो एडिशनल रिटर्न मिलेगा उसका नाम क्या होगा? प्रॉफिट ऑन डेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या नेशनल सेविंग स्कीम, ठीक है। इसके बाद डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, इसको नेशनल सेविंग स्कीम भी कहते हैं, मैं दोनों लिख देता हूं, नेशनल सेविंग स्कीम या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स। बातें क्लियर हो गई? ठीक है जी। या बच्चे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, इस पे हासिल होने वाला रिटर्न। अच्छा जी, एक बैंक में पैसा मौजूद है, बैंक का प्रॉफिट, बैंक प्रॉफिट्स, ठीक हो गया। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस, इसी के साथ ना लिख दूं इंक्लूडिंग, ये इसी के अंदर कवर हो जाता है।
प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट। ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तक बात समझ में आ गई? प्रॉफिट ऑन टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स के ऊपर। ठीक हो गया, टीएफसी जिसे हम कहते हैं। इसी तरह से डिबेंचर्स पे, प्रॉफिट ऑन सर्टिफिकेट्स पे, ठीक हो गया जी। प्रॉफिट ऑफ टीएफसीज, डिबेंचर्स या प्रॉफिट सर्टिफिकेट्स के ऊपर। अच्छा, इसी तरह से प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ने इशू की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इशू कर दी या बच्चे किसी लोकल गवर्नमेंट ने इशू कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल FIBs, PIBs एटसेट्रा, ये एग्जांपल है। इन सब पे जो अभी हमने ये रूल पढ़ा, ये एज इट इज अप्लाई हो जाएगा, ये वाला रूल। तो क्या एग्जांपल्स हमने देख लिए? फॉलोइंग इंटरेस्ट इनकम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स पे हासिल होने वाला, नेशनल सेविंग स्कीम भी इसे कहते हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, बैंक प्रॉफिट, PLS सेविंग अकाउंट, प्रॉफिट ऑफ TFC का प्रॉफिट, डिबेंचर का या प्रॉफिट सर्टिफिकेट का, या प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने या लोकल गवर्नमेंट ने इशू की, और इसका नाम क्या हम लोगों ने पढ़ा? जैसे फॉर एग्जांपल FIBs, PIBs, पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, फेडरल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स वगैरह। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसके कुछ एक्सेप्शंस आने लगे हैं। एक्सेप्शंस क्या आने लगी हैं, जरा देख लीजिएगा। एक्सेप्शंस, एक मिनट, इसकी कुछ हम एक्सेप्शंस डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेप्शन में पहली एक्सेप्शन होगी रिड्यूस्ड रेट। इस पे रेट 15% नहीं होगा, लेस देन 15%। वो 5% रेट अप्लाई होता है, इसी वजह से इसे हम कहते हैं लेस देन 15% रिड्यूस्ड रेट। इस पे 5% रेट अप्लाई होगा। चैप्टर 9 में जाके हमने डिटेल पढ़ना। वो किन पे रूल अप्लाई होता है वो लिखने लगा हूं जी। इंटरेस्ट इनकम ऑन, फर्स्ट वन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स। रेट 15% नहीं होगा, 15% से कम होगा, रिड्यूस्ड रेट। या पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट, इस पे भी रिड्यूस रेट अप्लाई होना है।
या थर्ड वन शुहदा, ये आपको नाम ना ऐसे ही याद होने चाहिए, फैमिली वेलफेयर अकाउंट, शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। इन पे रेट रिड्यूस्ड रेट, 15% रेट अप्लाई नहीं होगा, रिड्यूस्ड रेट अप्लाई होगा। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये रिड्यूस रेट है तो ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, नहीं, याद रखना है ये एनटीआर में फॉल करेंगी, टैक्सेबल एज एनटीआर, याद रखना है, टैक्सेबल एज नॉर्मल टैक्स रेजीम है ये, रेट भी लेस देन 15% और टैक्सेबल भी एज नॉर्मल टैक्स रेजीम। तो तीन, मैं अगर पूछूं रिड्यूस रेट हो भी टैक्सेबल एज एनटीआर, तो क्या नाम बताया करेंगे, याद करें, रिपीट करें, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट, शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। याद कर लें, ये हमने चैप्टर नंबर 9 में भी जाके पढ़ना है ये कॉन्सेप्ट, और वहां पे जाके हम देखेंगे कि 5% रेट कैसे अप्लाई होगा। इंटरेस्ट इनकम ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट, और थर्ड वन शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। पहली बात समझ में आ गई। एक्सेप्शंस में हमने पहली बात क्या पढ़ी, रेट क्या होगा, रिड्यूस्ड रेट, रेट क्या होगा, रिड्यूस्ड रेट, याद रखना है, और रिड्यूस्ड रेट लेस देन 15%, वो कितना होगा, 5%, मैंने बता दिया। इंटरेस्ट इनकम ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट, शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। उसके बाद एक और एक्सेप्शन है इसकी, एक एक्सेप्शन हम पढ़ चुके हैं, एक और एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं। दूसरी एक्सेप्शन है एग्जम्प्ट, टैक्स है ही नहीं, एग्जम्प्ट है जी, टैक्स है ही नहीं, इंटरेस्ट इनकम एग्जम्प्ट है। फ्रॉम फॉरेन करेंसी अकाउंट, प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन करेंसी अकाउंट, पाकिस्तान में आपने हासिल किया, प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन करेंसी अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट से पाकिस्तान में, और हासिल किसने किया, हासिल किया नॉन रेजिडेंट ने, बाय नॉन रेजिडेंट। प्रॉफिट किस पे हुआ, फ्रॉम फॉरेन करेंसी अकाउंट से, फॉरेन करेंसी अकाउंट कहां पे, पाकिस्तान में, और किस पर्सन को ये फायदा मिल रहा है, ये नॉन रेजिडेंट पर्सन को मिल रहा है। प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन करेंसी अकाउंट पाकिस्तान में बाय नॉन रेजिडेंट पर्सन, पूरी बात पढ़ेंगे तो फिर ये सही रहेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये बात समझ में आ गई है जी, प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन करेंसी अकाउंट पाकिस्तान में किसने, बाय नॉन रेजिडेंट पर्सन। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे तरीके से याद रखना है आप लोगों ने, मैं लिख इस पैटर्न में रहूं कि याद रह जाए आपको। प्रॉफिट फ्रॉम, अब फॉरेन करेंसी नहीं है, पहले हमने पढ़ा फॉरेन करेंसी, अब है प्रॉफिट फ्रॉम रूपी अकाउंट, प्रॉफिट फ्रॉम रूपी अकाउंट, और हो किसको रहा है, नॉन रेजिडेंट को, नॉन रेजिडेंट पर्सन को, किसको हो रहा है, नॉन रेजिडेंट पर्सन को हो रहा है। अब वो नॉन रेजिडेंट पर्सन या इंडिविजुअल, यहाँ पे नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल का वर्ड जिक्र कर देते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को हो रहा है। अच्छा जी, अब नॉन रेजिडेंट अगर इंडिविजुअल है तो उसके पास क्या होना चाहिए ऐसा जिसकी वजह से उसको ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, होल्डिंग। अब एक एक करके वो क्या क्या चीजें उसके पास मौजूद होंगी, या इनमें से कोई एक चीज हो सकती है। इसे हम कहते हैं पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड,
पहले POC पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड POC क्या मौजूद होना चाहिए? पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। ये इशू हो जाता है जी। ठीक हो गया जी। अच्छा दूसरा क्या होगा? नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। नेशनल आईडी कार्ड, नेशनल आईडी कार्ड और किन के लिए? फॉर ओवरसीज। नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। ठीक हो गया? नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। ठीक है जी। NICOP। इसके बाद थर्ड वन क्या हो सकता है? कंप्यूटराइज्ड नेशनल आईडी कार्ड होता है ना बेसिकली, जिसे हम कहते हैं CNIC, कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड। CNIC, कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड। ठीक हो गया जी। यहां तक हो गया। अच्छा अब इसके साथ एक कंडीशन और भी है, ये कंडीशन नहीं है। अच्छा अब नेक्स्ट अगली कंडीशन क्या है? वेयर फॉरेन रेमिटेंस, जो फॉरेन रेमिटेंस है कि अपने अजीजों कारब को भेजे जाते हैं ताकि वो खर्च करें, इज मेड, वो जो फॉरेन रेमिटेंस है वो कैसे भिजवाए जाएंगे? एक्सक्लूसिवली फॉर दिस पर्पस। और फॉरेन रेमिटेंस की सूरत में भिजवाया हुआ। किसकी सूरत में? फॉरेन रेमिटेंस की सूरत में। लेकिन ये कंडीशन जो है वो इसके साथ आ गई। किसके साथ आ गई? CNIC के साथ आ गई। ये दो बातें हो गई हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं। पहली बात क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन करेंसी अकाउंट पाकिस्तान में, और किसके जरिए से? नॉन रेजिडेंट पर्सन के जरिए से। प्रॉफिट फ्रॉम रुपी अकाउंट होगा और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा, क्योंकि आपको पता है नॉन रेजिडेंट पर्सन के अंदर AOP भी है और कंपनी भी है, और कंपनी के लिए और AOP के लिए NIC नहीं होता, नेशनल आईडी कार्ड नहीं होता। ठीक हो गया ना? हाँ, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता उनके लिए। तो इसी तरह से CNIC ये इंडिविजुअल का होगा, तो यहाँ पे वर्ड हमेशा आपने नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल यूज करना है, पर्सन नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा ये नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल का वर्ड होगा, यहाँ पे आपने नॉन रेजिडेंट पर्सन का वर्ड यूज नहीं करना। ठीक है जी बच्चे। अच्छा उसके बाद बच्चे तीसरी बात, ये रिटेंशन वाली बातें हैं, ये वाली प्रॉफिट रिसीव्ड। अब आपने ये इसको याद भी करना है। प्रॉफिट रिसीव, सॉरी एक मिनट, प्रॉफिट रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट ऑन सिक्योरिटी जो इशू की बाय रेजिडेंट ने। नॉन रेजिडेंट ने सिक्योरिटी खरीद ली, इशू किसने की थी? रेजिडेंट ने सिक्योरिटी इशू की थी। ठीक हो गया? रेजिडेंट ने सिक्योरिटी इशू की, नॉन रेजिडेंट ने वो सिक्योरिटी हासिल कर ली। लेकिन अब यहां पे कुछ कंडीशंस है। वेयर कंडीशंस लगते, कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन, पर्सन्स एसोसिएट नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के जानने वाले ना हो। पर्सन्स आर नॉट एसोसिएट, पर्सन्स एक दूसरे के जानने वाले एसोसिएट नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। वाइडली इशूड
जो सिक्योरिटी होगी वो वाइडली इशू होती होगी, वाइडली इशूड आउटसाइड पाकिस्तान फॉर रेजिंग लोन, वाइडली इशूड आउटसाइड पाकिस्तान फॉर रेजिंग लोन। और वो जो लोन है वो किस पर्पस के लिए? बिजनेस के लिए। और बिजनेस कंडक्ट कहां पे करना है? पाकिस्तान के अंदर। बिजनेस कहां कंडक्ट करना है? पाकिस्तान में। जी बच्चे, यहां पे वो सिक्योरिटी वाइडली इशूड होती हो पाकिस्तान से बाहर लोन इकट्ठा करने के लिए। किस लिए लोन इकट्ठा करना है? ताकि बिजनेस करें, और बिजनेस करना भी कहां पे है? पाकिस्तान। अच्छा जी, नेक्स्ट, वो जो प्रॉफिट पे करना है, प्रॉफिट वॉज पेड, प्रॉफिट अदा किया गया, कहां किया गया? आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर वो प्रॉफिट अदा किया गया। प्रॉफिट वॉज पेड आउटसाइड पाकिस्तान, प्रॉफिट कहां अदा किया गया था? पाकिस्तान से बाहर। और जो प्रॉफिट है वो पे किया गया उस सिक्योरिटी पे, ऑन सिक्योरिटी जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अप्रूव की हुई है, अप्रूव्ड बाय एफबीआर। उन सिक्योरिटीज पे भेज दिया गया हो जो सिक्योरिटीज एफबीआर ने अप्रूव की हुई। ठीक है जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो प्रॉफिट रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय रेजिडेंट, और उसके लिए हमने ये भी कंडीशन पढ़ ली कि वो दोनों लोग एक दूसरे के जानने वाले, एसोसिएट ना हो, सिक्योरिटीज वाइडली इशूड होती हो पाकिस्तान से बाहर लोन इकट्ठा करने के लिए, और लोन बिजनेस के लिए होगा, और बिजनेस भी पाकिस्तान में कंडक्ट किया जाएगा। प्रॉफिट पाकिस्तान से बाहर अदा किया जाएगा। प्रॉफिट सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज में पे किया जाएगा वो जो सिक्योरिटीज एफबीआर से अप्रूव होंगी। अच्छा बच्चे, ज़कात के केस में हम लोगों ने पढ़ा, अगर सॉरी डिविडेंड के केस में हमने पढ़ा कि अगर ज़कात डिडक्ट हुई तो वो ज़कात टोटल इनकम में से आप माइनस कर सकते हैं। याद रखिएगा, प्रॉफिट ऑन डेट पे भी ज़कात की डिडक्शन होती है, लेकिन वो डिडक्टेबल अलाउंस नहीं होगा, वो टोटल इनकम में से माइनस नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है जी बच्चे, अगर प्रॉफिट ऑन डेट पे ज़कात डिडक्ट हुई, ज़कात की अमाउंट वो टोटल इनकम में से माइनस नहीं होगी, वो अलाउएबल डिडक्शन या वो अलाउएबल डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है। ये आपने एक फर्क याद रखना है। डिविडेंड का जो ज़कात का मेंशन किया हुआ है या ज़कात का बताया हुआ है वो डिडक्टेबल अलाउंस है, लेकिन जो प्रॉफिट ऑन डेट का है वो डिडक्टेबल अलाउंस नहीं होगा। लेकिन ये भी बात याद रखिएगा, अगर प्रॉफिट ऑन डेट टैक्सेबल होगा एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ठीक है जी बच्चे, तो ये याद रख लें, मैं ये बात लिख भी देता हूं आपको याद दहानी करवाने के लिए, याद करवाने के लिए। प्रॉफिट ऑन, अगर वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है या एनटीआर है। अगर तो एनटीआर है तो फिर ज़कात इज allowable to be deducted from total income। On the other hand, separate block of income अगर हुई तो फिर ज़कात is not to be allowed to deduct
फ्रॉम टोटल इनकम, फिर ये टोटल इनकम में से माइनस नहीं होगी, लेकिन सिर्फ कब, जब ये सेपरेट हो। ठीक हो गई बच्चे बात, कोई कंफ्यूजन? अच्छा बच्चे, ये हमने बातें की प्रॉफिट ऑन डेट की, याद रख लीजिएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, सूद से बाज आ जाओ, नहीं तो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग करो। हदीस में आता है 4 तरह के लोग बराबर के शामिल होंगे, लेने वाला, देने वाला, इस पे गवाह बनने वाला और इसका हिसाब किताब करने वाला। अभी अल्लाह ताला हमें इन चारों तरह के लोगों से बचा के रखे, अल्लाह ताला माफ फरमाए। एक देखें बात, बचना बेहतर है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ चीज़ें वाज़े हलाल, कुछ चीज़ें वाज़े हराम। हराम से सिर्फ वही बच सकेगा जो इनके दरमियान में मुश्तबा चीज़ें हैं, वो मुश्तबा चीज़ों से, शक शुबे वाली चीज़ों से बचेगा। अगर शक शुबा पैदा हो जाए तो उससे बचना इंतहाई बेहतर है। अल्लाह से मैं भी दुआ गो, आप भी दुआ गो रहिएगा कि अल्लाह ताला हमें इससे बचा के रखे, बजाय इसके कि हम इस पे आर्गूमेंट करना शुरू कर दें, इसको हलाल की तरफ लेके जाना शुरू कर दें, या इसके ऊपर और बहुत सारी एक अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने शुरू कर दें। तो बेहतर नहीं है, आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ऐसा रिज़्क़ हलाल अता फरमाए जिसमें इसकी हल्की सी भी मिलावट ना हो, ताकि हम शक शुबे में ही ना पड़े। ठीक हो गया जी बच्चे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शायद आपने भी पढ़ी होगी कि अगर कोई इंसान सफ़र हो और वो दुआ मांगे, उसके बाल पूरा गंदा हो, उसके कपड़े भी उलूदा हो जाते हैं जब वो सफ़र में होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सफ़र में वो अगर दुआ मांगे तो उसकी दुआ को रद्द नहीं करते। लेकिन एक ऐसा इंसान जो सूदखोर है, वो दुआ भी मांगे सफ़र के दौरान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल नहीं करेंगे और फरमाएंगे तेरा खाना हराम का, तेरा पीना हराम का, तूने जो लिबास ओढ़ा हुआ है तेरा वो हराम का। तो अल्लाह ताला हमें इससे बचा के रखे। तो बाहर कैफ, इससे बचना बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि हम इस पे बहस मुबासा करना शुरू कर दें, अपने अंदर ये तमा, अपने अंदर ये एक जुस्तजू पैदा करें कि अल्लाह ताला हमारा रिज़्क उस जगह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता करे जहाँ पे बिल्कुल भी शक शुबा ही ना हो कि ये हमारे लिए हलाल है या हमारे लिए हराम है, ये हमारे लिए हलाल ही होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका हामी और नासिर बने। ठीक है जी बच्चे, ये हमने टैक्स की ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली पढ़ी, इसका वबाल मेरे लिए नहीं है, मैंने आपको सिर्फ एक टैक्स की ट्रीटमेंट इसके लिए बताई है। आपने इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी वर्किंग कोशिश करें, अल्लाह ताला हमें महफूज रखने वाला है जी। ठीक है जी बच्चे, तो बच्चे कोई सवाल, कोई बात समझ में नहीं आई, आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। क्यों आकिब साहब, बाकी सब लोग जो क्लास में मौजूद हैं, किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई, कोई बात पूछना चाहते हैं तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। ठीक है जी बच्चे, बाकी हम इंशाल्लाह इससे आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मेरी अगली क्लास का वक्त भी हो गया। ठीक है जी बच्चे, क्वेश्चन है सर, वो टॉपिक के रिलेटेड नहीं है सर, दूसरा टॉपिक है सर। दूसरे टॉपिक से फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 7 मिनट ऊपर हो गए तो मेरी अगली क्लास भी है, जो तो ठीक हो गया जी। चले सर, मैं बाद में पूछूंगा। चले जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, अल्लाह ताला हमें वैसा बना दे जैसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।